बहुत स्वागत है आप सभी का। बिग ब्रेकिंग का ये वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने एनआईए को जांच सौंप दी है। जी हां, एनआईए अब सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि परिजनों की भी मांग थी, जिसको स्वीकार किया गया था और अब सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच की जिम्मेदारी हैंडओवर कर दी गई है, सौंप दी गई है। एनआईए अब सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि हत्या में गैंगस्टर के जुड़े होने के चलते एनआईए को पूरा मामला सौंपा गया है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता, जिन्होंने अभी इस खबर को ब्रेक किया और जानकारी उनसे लेते हैं। तो अब कुल मिलाकर एनआईए ही इस पूरे केस को देखेगी। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से सुखदेव सिंह के हत्याकांड मामले में कई अलग अलग एंगल्स निकल के सामने आ रहे थे, उन तमाम इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले का जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि जांच इसलिए सौंपने की जो मुख्य वजह है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा कई आरोपियों का जो है अलग अलग कनेक्शन जिस तरह से निकल के सामने आ रहा था, तो उन तमाम मामलों पर जिस तरह से राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और राजस्थान पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी रिपोर्ट जिस तरह से सौंपी गई है, तो उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया और जांच करने के लिए एनआईए को इस जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जांच एजेंसी के द्वारा अब केस को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब तक इस मामले में राजस्थान पुलिस के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था, अब तमाम वो एफआईआर की कॉपी के साथ साथ जो तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं, तमाम जो आरोपियों के बयान हैं, उन तमाम बयानों को की जो स्टेटमेंट कॉपी है, वो अब एनआईए को औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया है। तो अब जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि इस मामले की साजिश के तार किन किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि आरोपियों की पहचान जरूर हो गई, लेकिन साजिश कहां से रची गई, किस तरह से उसको क्रिएट किया गया, किस तरह से पिछले काफी समय से इस मामले में जो सुखदेव सिंह का रेकी किया गया था, उनके घर की रेकी की गई थी और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह के संगठन शामिल हैं, तो उन तमाम मामलों को विस्तार से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा खंगाला जाएगा। शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब यह खबर नागौर से है, जहां पर महिला जज की चिट्ठी से हड़कंप मच गया। नागौर की एक पूर्व महिला जज ने वकीलों से लेकर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए। इसको लेकर इस पूर्व महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो चिट्ठी भेजी है, इस लेटर से हड़कंप मच गया है। पूर्व महिला जज ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें धमकाया गया है और वकीलों ने गालियां निकाली हैं। दूसरी ओर नागौर के वकीलों ने कहा है कि महिला जज का आचरण बिल्कुल भी सही नहीं था। कई बार सीनियर जजों ने पूर्व महिला जज को समझाया भी, लेकिन फिर भी व्यवहार उनका वैसा ही बना रहा। नागौर में तैनात रही इस महिला जज को राजस्थान हाईकोर्ट की अनुशंसा पर न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया। इस महिला जज की राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी। तो नागौर में महिला जज की चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नागौर की पूर्व महिला जज ने वकीलों से लेकर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों तक पर संगीन आरोप लगाए हैं इस चिट्ठी में, और इसको लेकर इस पूर्व महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर भेजा और इस चिट्ठी से हड़कंप मच गया है। ये वो लेटर की कॉपी है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। पूर्व महिला जज ने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकाया गया है और वकीलों ने उन्हें गालियां भी दी हैं। दूसरी तरफ नागौर के वकीलों ने कहा है कि महिला जज का आचरण बिल्कुल भी सही नहीं था। कई बार सीनियर जजेस ने पूर्व महिला जज को समझाया भी, लेकिन उनका व्यवहार वैसे का वैसा ही बना रहा। यह आरोप वकीलों की तरफ से लगाया गया है। जाने का प्रयास किया, समझाने के प्रयास के अंदर ये प्रोएक्टिव होकर के उनके खिलाफ में मिथ्या दस्तावेज तैयार करके उनके खिलाफ में इसने कार्रवाई चालू की थी। बाकी इसके साथ में किसी तरह की कोई धमकी, इसके महिलाओं का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और मारवाड़ के अंदर तो वैसे भी महिलाओं के अपमान की कहीं कोई बात ही नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर कि यहाँ पे महिला 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर और है। अगर इसके साथ में मिसबिहेव होता तो दूसरों के साथ में भी अधिवक्ता कर सकते थे। पे ट्वीट किया कि राजस्थान में महिला जज है, वो सेफ ही नहीं है।
हाउ कैन इट पॉसिबल? यहाँ पुलिस है, यहाँ सारा सिस्टम है, सारी चीज है, कैसे सेफ नहीं है? आज तक तो ऐसी कोई घटना नहीं। फिर यही एक ऐसे अधिकारी क्यों है? इसका कहीं पे भी इसका व्यवहार है जो एक न्यायिक सूचिता के रूप में नहीं रहा है, और राजस्थान उच्च न्यायालय ने डिटेल जांच के बाद में इसको डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी किया। और कोटा की बात करते हैं, जहां पर फिल्म शोले जैसा नजारा दिखाई दिया। यहां किशोरपुरा इलाके में एक शराबी के मोबाइल टावर पर नौटंकी देखने को मिली। दरअसल एक युवक शराब के नशे में धुत होकर मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और ऊपर से कूदने की धमकी देने लगा। सूचना पर किशोरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो इस युवक ने अपने आप को अपने चाचा से परेशान बताया और यही उसके टावर पर चढ़ने की वजह बताई। इस पर आश्वासन देकर जैसे तैसे इस युवक को नीचे उतारा गया। करीब 1 घंटे तक यह युवक टावर पर अपना ड्रामा दिखाता रहा। बाद में पता चला कि भवानी सिंह नाम का यह युवक अक्सर नशे का आदी रहा है और नशा करता रहता है और परिवार इस नशा करने से रोकना चाहता था और इसी बात से नाराज होकर यह युवक टावर पर जा चढ़ा। तो ये मोबाइल टावर पर एक शराबी युवक चढ़ गया। उसका यह कहना है कि वो अपने चाचा से परेशान है। याद आ जाती है इस तरह की तस्वीरें देखकर फिल्म शोले, और इस युवक को जैसे तैसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। इसका यह कहना कि उसके चाचा परेशान करते हैं। जब परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि नशे का आदी है, इसको शराब पीने से मना किया गया था परिवार की तरफ से, और इसी नाराजगी में इसी बात से आहत होकर ये टावर के ऊपर चढ़ गया। और बीकानेर के कोतवाली पुलिस थाना इलाके में एक व्यापारी के साथ लूट की कोशिश हुई है। यह घटना रामपुरिया हवेली के पास की है, जहां बाइक पर सवार लुटेरों ने व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बैग छीनने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी ने इस दौरान बहादुरी दिखाई। शोर मचाने पर लुटेरे बाइक और मोबाइल को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस बाइक और मोबाइल की मदद से लुटेरों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें सामने आई हैं बीकानेर के कोतवाली पुलिस के पास, जहां पर इस इलाके में यानी इस कोतवाली थाना पुलिस इलाके में एक व्यापारी के साथ लूट का प्रयास हुआ था। यह घटना रामपुरिया हवेली के पास की है, जहां बाइक पर सवार लुटेरे आए, व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला, बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने इस दौरान बहादुरी दिखाते हुए शोर मचा दिया। लुटेरे बाइक और मोबाइल को छोड़कर वहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब यह खबर कोटा से, जहां सड़क हादसे में गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रोडवेज की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हुई है। मृतक महिला सकतपुरा कुन्हाड़ी की निवासी थी। बाइक पर सवार दंपति थे और 10 साल की बेटी भी बाइक पर सवार थी। नानता थाना क्षेत्र के लैंडमार्क सिटी के पास की घटना है। नानता थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो दुखद खबर कोटा से सामने आई है, जहां पर एक सड़क हादसे में एक महिला जो कि बाइक पर अपनी बेटी और अपने पति के साथ जा रही थी, रोडवेज से टक्कर हो गई बाइक की और महिला की मौत हो गई। ओम प्रकाश से बात करते हैं। ओम प्रकाश, बेहद दुखद ये घटना, गिरफ्तारी हुई क्या रोडवेज ड्राइवर की? देखिए, रोडवेज ड्राइवर की गिरफ्तारी की अभी तक पुलिस ने नहीं की। हालांकि रोडवेज को जो है जब्त करने की बात सुबह कही थी पुलिस ने, लेकिन इस मामले में कोई गंभीरता फिलहाल नहीं दिखाई। लेकिन दर्दनाक और यूं कहा जा सकता दिल दहलाने वाली तस्वीर जो सामने आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये हृदय विदारक जो है घटना थी। मौके पर महिला की मौत हो गई। 4 माह की वो गर्भवती थी। गनीमत रही कि उसकी पति और जो एक 10 वर्षीय बेटी थी वो रोडवेज की चपेट में आते आते बच गई, वरना और इससे भयानक हादसा हो सकता था। हालांकि एक महिला और उनका जो गर्भ में पल रहे जो था, तो उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद जो है नानता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो रोडवेज के ड्राइवर को है जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक साथ 2 हादसे हुए, क्योंकि इसमें 3-4 लोग घायल भी हुए। हालांकि जो सामने से बाइक सवार आ रहा था, उनसे बाइक की भिड़ंत होने के बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार लोग घायल हुए और
इस मोटरसाइकिल पर सवार ये गर्भवती महिला थी जो उछलकर रोडवेज के पहियों के नीचे आ गई और हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया। दर्दनाक हादसे के बाद फिलहाल पुलिस से पूरे मामले की तहकीकात करने की बात करी है और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद गमगीन माहौल में जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जी शुक्रिया ओम प्रकाश मारू फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर कोटा से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जहां सड़क हादसा हुआ। एक गर्भवती महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क से महिला बाइक पर सवार थी अपने पति के साथ, बेटी भी उनकी इस बाइक पर सवार थी और अचानक ये बाइक ओवरटेक कर रही थी। रोडवेज की बस को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक चपेट में आ जाती है इस रोडवेज बस के और फिर नीचे गिर जाती है महिला। फिलहाल खबर ये आई है कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गर्भवती महिला थी, बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। पति और जो बच्ची महिला की थी वो गंभीर रूप से घायल है। अलवर के बहरोड से खबर है जहां पर सड़क पर टक्कर के बाद सीमेंट से भरा एक ट्रेलर, बाइक और बोलेरो गाड़ी 30 फीट गहरे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और भारी जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की माने तो हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। साइड से बोलेरो आ रही थी और मुंडावर साइड से ट्रोला आ रहा था। आमने सामने भिड़न हुई। बोलेरो पीछे पटवारी साहब था, वो बोलेरो पीछे था, वो भी साथ चला गया उसका तो पैर टूट गया। वो ट्रोले एक टायर के नीचे दब गया था और ये बोलेरो तो बिल्कुल ही जैसे गाड़ी पलटी है इसके नीचे ही दब गई बोलेरो। और अब बात पैंथर मूवमेंट की। पिछले काफी समय से उदयपुर के सटे हुए गांव में पैंथर की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। अब तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी पैंथर की आवाजाही शुरू हो गई है। शहर के आबादी वाले क्षेत्र नीमच खेड़ा स्थित परशुराम कॉलोनी में पैंथर को देखा गया। बीती रात करीब 3 बजे के बाद परशुराम कॉलोनी में एक पैंथर कॉलोनी में घूम रहा था, जिसकी तस्वीरें कॉलोनी के एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पैंथर कॉलोनी में घूमते हुए खाली भूखंड की दीवार को छलांग कर चला गया। सुबह जब मकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज में पैंथर को देखा तो क्षेत्रवासियों को अवगत कराया। क्षेत्रवासियों में पैंथर की दस्तक से डर का माहौल है, तो वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है। तो ये पैंथर की मूवमेंट, पैंथर की आवाजाही इलाके में परशुराम कॉलोनी में, उदयपुर की परशुराम कॉलोनी में देखने को मिली है। सीसीटीवी में कैद हुई है। 3:10 रात का वक्त जब 19 दिसंबर यानी आज ही के वक्त सुबह ये मूवमेंट इस सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों में दहशत है। अब इसको लेकर वन विभाग इसकी तलाश कर रही है। प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इसके साथ बीजेपी विधायक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर लोगों से संवाद कर समस्या के समाधान को सजगता से देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज महंत प्रतापपुरी महाराज अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने वार्डों और अस्पताल परिसर में मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी अस्पताल का फीडबैक लिया। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता से व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ से फोन पर बात की और हड्डी का डॉक्टर लगाने के निर्देश दिए। विधायक ने चिकित्सा प्रभारी को चिकित्सा व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर में गंदगी पर विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की और जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के सख्त निर्देश दिए हैं। उसको सहन नहीं करेंगे, अच्छा करेगा उसका सम्मान करेंगे। हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है। अब तक मैं चिकित्सालय में बैठा हूँ हॉस्पिटल में। देखिए, जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, उस जीवन रेखा के इस भवन में खड़े हैं। परमेश्वर से कम किसी को मानते नहीं। हम भगवान का और डॉक्टर का एक स्वरूप देखते हैं और तो उस डॉक्टर में भगवान का स्वरूप देखते हैं। तो डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जो पेशेंट को अपना देवता मान करके जो उसकी उपचार करता है, चिकित्सा करता है, ठीक है। मैं जो इस कर्तव्य का निर्वहन करें उन सब डॉक्टरों को बधाई और शुभकामना भी देता हूँ और उनको कहता हूँ आप हताश और निराश मत होना, हम आपके साथ खड़े हैं। परंतु जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो कितना बड़ा पाप करते हैं और सरकार क्या करेगी वो भी सोच लेना आप लोग।
शायद ड्यूटी अंदर जाकर के जब देखा मैंने, तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख और पीड़ा ये हुई कि जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, शून्य है। और मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु थे, मैं जब जो हमारे सफाई कर्मियों के साथ में वहाँ घूम रहा था और मैंने देखा जब जहाँ शौचालय बने हुए, जहाँ स्नान घर बने हुए, वो गंदगी से डटे पड़े हैं, ये मल से टट्टी से भरे पड़े हैं। जो स्नान घर है उसके अंदर टट्टी पड़ी है, जो शौचालय है वो भरा पड़ा है, जगह जगह अव्यवस्था है। देखिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और हमारा जो कर्तव्य बनता है वो करके दिखाएंगे। ब्यावर शहर की गहलोत कॉलोनी में रेलवे पुलिया से लेकर आशीर्वाद सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते में अवैध निर्माणों पर आज नगर परिषद की जेसीबी गरजी। पार्षद देवेदराज भाटी और लोगों की तरफ से की गई शिकायत के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया और जेसीबी भेजकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर परिषद के दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना पर नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी देखरेख में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि गहलोत कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है और उसी रास्ते पर पत्थर डालकर अतिक्रमण कर लिया गया। इससे सड़क के निर्माण कार्य में बाधा आ रही थी। लोगों की शिकायत पर नगर परिषद प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। रेलवे ट्रैक के पास गहलोत कॉलोनी के लोगों द्वारा नगर परिषद में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके जो आवागमन का रास्ता है उसमें किसी ने पत्थर डाल के आवागमन को बाधित कर दिया है। और इसके पास में इस कॉलोनी का जो मुख्य मार्ग है वहाँ सीसी रोड नगर परिषद द्वारा बनवाई जा रही है। उसमें भी ठेकेदार द्वारा अवगत कराया कि कुछ लोगों द्वारा उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है। आज नगर परिषद की एक्शन जेई नेइन और जनप्रतिनिधियों के साथ मौका देखा गया। मौके पे जहाँ पे सड़क पुरानी बनी गई है, जहाँ आबादी पूरी विकसित हो रही है, उस सड़क को वापस बनवाया जा रहा है। और रेलवे ट्रैक के सारे जो आवागमन का कच्चा रास्ता है उसमें किसी ने पत्थर डाल के आवागमन को बाधित किया है। वो रास्ता नगर परिषद की जेसीबी द्वारा साफ करवाया जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 3 बजे के करीब मॉक ड्रिल की गई। एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। मॉक ड्रिल से पहले ही यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। एडवाइजरी जारी होने के बाद भी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा और फ्लाइट्स के शेड्यूल में मामूली बदलाव भी देखा गया। एयरपोर्ट पर समय समय पर मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों मुस्तैदी और चौकन्नापन बना रहे। इस मॉक ड्रिल में एयरपोर्ट और एयरलाइंस के कर्मचारी भी हिस्सा बने। मॉक ड्रिल एयरपोर्ट के सीआईएसएफ कमांडेंट नरपत सिंह के सुपरविजन में की गई। तो सुरक्षा दृष्टि से यह मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल का मतलब यह कि अचानक किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए कितनी तैयार है सुरक्षा एजेंसी, क्योंकि एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का पहरा रहता है और सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी हमले से निपटा जा सके। और इस तरह की मॉक ड्रिल, इस तरह की प्रैक्टिस बेहद जरूरी होती है ताकि चौकन्नी रहे सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी की और इसके साथ साथ सीआईएसएफ जो सुरक्षा बल है उनको भी ये मालूम रहे कि कैसे वो इस तरह के किसी भी हमले से निपट सकते हैं और कहां कोई कमी है या किस तरह की और तैयारियां करनी है, ये भी अंदाजा उनको इस तरह की मॉक ड्रिल से पता चल जाता है। मॉक ड्रिल की ही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मॉक ड्रिल जब की गई तो इसमें बहुत ज्यादा चौकसी बरती गई। यात्रियों को पहले इसकी जानकारी दे दी गई थी कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यात्रियों को पहले से ही पता था। थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन इस असुविधा को इस तरह से देखा जा सकता है कि कल अगर किसी तरह का हमला होता है तो उस दौरान पूरी तरह से मॉक ड्रिल के जरिए, अभ्यास के जरिए अंदाजा रहे कि हम उससे निपटने में सक्षम हैं। हालांकि कुछ फ्लाइट्स में थोड़ी देरी जरूर हुई। ये फायर ब्रिगेड की भी वहां पर गाड़ियां पहुंची इस मॉक ड्रिल में, जिन्होंने शामिल होकर पूरी शिरकत की। एयरपोर्ट अथॉरिटी शामिल थी, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची। तो पूरी व्यवस्था वहां पर बनाई गई जयपुर एयरपोर्ट पर ताकि किसी भी तरह से मॉक ड्रिल या किसी भी संभावित खतरे को निपटा जा सके।
फुलेरा यार्ड में दोहरीकरण के कारण रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया। कुछ दिनों तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दोहरीकरण के चलते 52 रेलों को रद्द किया जा रहा है, जबकि 33 रेलों को आंशिक रद्द किया जा रहा है। इसके 42 रेलों का रूट बदल दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर 127 रेलों के संचालन पर असर पड़ेगा। इस बदलाव का असर करीब 3 लाख रेल यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख के करीब ऐसे यात्री हैं जो इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट बुक करा चुके थे। आधारभूत संरचना कार्य काफ़ी तीव्र गति से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के फुलेरा से गोविंदी मारवाड़ के बीच में दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दोहरीकरण कार्य के साथ साथ फुलेरा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया भी जा रहा है, जिससे कारण से कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा। इस कार्य कारण से उत्तर पश्चिम रेलवे की 52 गाड़ियों की कुछ ट्रिप जो है पूरी रद्दीकरण की जा रही है। 33 गाड़ियों के कुछ ट्रिप का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 42 रेल सेवाओं का मार्ग परिवर्तन किया गया है। करौली में रोडवेज बसों की कमी का खामियाजा सफर करने वाले लोगों को खूब उठाना पड़ रहा है। बसों की कमी के चलते यात्री सफर के लिए निजी बसों या फिर डग्गा मार वाहनों का सहारा ले रहे हैं, जिनमें क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाई जाती हैं, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। हिंडौन करौली डिपो में रोडवेज बसों का बेड़ा लगातार कम हो रहा है। पिछले कई साल में रोडवेज की कई बसें खराब होने के बाद बेड़े से बाहर की जा चुकी हैं, लेकिन कमी के बावजूद अब तक नई बसों का आवंटन नहीं किया जा रहा। बसों की कमी गांव कस्बों के अलावा उपखंड मुख्यालय के लिए भी बनी हुई है। रोडवेज सूत्र बताते हैं कि कुछ साल पहले हिंडौन डिपो में 94 रोडवेज बसें थी, जिनकी संख्या अब घटकर महज 59 रह गई है। देखिए, प्रथम बात तो ये है कि रोडवेज के पास में गाड़ियों की कमी है। दूसरी बात ये है कि गाड़ियों की कमी की वजह से सभी रूटों पर कई पर जो है जगह संचालन बंद है। सपोर्टरा के लिए जो 3 गाड़ियां थी उनमें से सिर्फ 1 गाड़ी चल रही है। मडरायल के लिए 2-3 गाड़ी चलती हैं, जिनमें से सिर्फ 1 गाड़ी चल रही है। लोकल गाड़ियों की कमी है ही, क्योंकि गाड़ियों की कमी रहते हुए रोडवेज उन जगहों पर गाड़ियां चलाना जो है संभव नहीं हो पा रहा है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नए वेरिएंट JN.1 को लेकर चिंता जाहिर की गई है। JN.1 वेरिएंट चीन, सिंगापुर और USA के बाद भारत में मिला है। इसकी वजह से मामलों के बढ़ने का शक जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के चिकित्सा प्रमुख से बात करेंगे, जिनसे कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट ली जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए जाहिर है कि आने वाले दिनों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने की हिदायत दी जाए। टोंक के एक निजी रिजॉर्ट में जिला अभिभाषक संघ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिला जज अयूब खान ने नवनियुक्त अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। शपथ समारोह में जिला जज ने कोर्ट परिसर को स्वच्छ और एक रूप बनाने की अपील की। जिला जज अयूब खान ने बताया कि जनवरी 2024 तक कोर्ट अलग अंदाज में नजर आएगा और वहीं न्यायिक अधिकारियों के रूप और फाइलों में भी एक रूपता दिखाई देगी, जिन्होंने वकीलों से भी ड्रेस कोड में आने की अपील की। 8 दिसंबर को उनका जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम आज हमने यहाँ पे रखा है, जिसमें सारे न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और हमने न्यायिक अधिकारीगण से ये आश्वासन दिया है उनको कि हमारे से जो जिला विभाग संघ से जो भी उनको काम पड़ेगा नीतिगत फैसले में हम उनके साथ रहेंगे और जो भी अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं उनके लिए उनसे भी हमने आश्वासन लिया है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। बार काउंसिल जो है अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए काम करती है। बार काउंसिल ने अभी वेलफेयर एक्ट में अमेंडमेंट किया है, जिसमें अधिवक्ताओं के मृत्यु दावे, रिटायरमेंट बेनिफिट और दावे जो है उसमें राशि की बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान पहला राज्य बना है जहाँ पे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू किया गया है और वो जो है राज्य सरकार ने उसको पास करके भेजा है। अब राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। अगर वो पास हो जाता है तो अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी। हम जो है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।